अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस मुकम्मल करने के बाद आज जो चैप्टर हम शुरू करेंगे दैट इज़ ग्रास प्रॉफिट एनालिसिस। इस चैप्टर में हमने ग्रास प्रॉफिट का एनालिसिस करना सीखना है कि किस तरह से ग्रास प्रॉफिट का एनालिसिस किया जाता है। ग्रास प्रॉफिट का एनालिसिस सीखने से पहले स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ग्रास प्रॉफिट एनालिसिस बेसिकली क्या है। ग्रास प्रॉफिट एनालिसिस स्टूडेंट्स बेसिकली नाम है ये देखने का कि जो 2 सालों के ग्रास प्रॉफिट में चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, उसके पीछे बेसिकली फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, वजूहात क्या हैं। या इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि ग्रास प्रॉफिट एनालिसिस बेसिकली रीजंस देखने का नाम है। कौन से रीजंस? जिनकी वजह से ग्रास प्रॉफिट में चेंज आ रही होती है। मसलन इसकी मैं मिसाल यूँ दूंगा कि स्टूडेंट्स हमारी जो सेल है ना, फ़र्ज़ कर लें 1990 की जो सेल है वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 लाख रुपए की है, और 1991 की जो सेल है स्टूडेंट्स वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 1,20,000 है। तो चेंज कितना आ रहा था? 20,000। ये कैसे निकला है? 1991 की सेल में से 1990 की सेल को माइनस करके कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 90 का 88,000 था, और 1,02,000 है 1991 का। चेंज 14,000 आ रहा है। ये 14,000 कैसे निकला है? इस 1,02,000 में से 88 माइनस करके ग्रास प्रॉफिट जीपी। तो ग्रास प्रॉफिट जो है स्टूडेंट्स हमारा पहले साल का 12,000, दूसरे साल का 18,000 और चेंज 6,000। ये 6,000 क्या बता रहा है कि इतना हमारा ग्रास प्रॉफिट जो है ना 1990 की निस्बत 91 में ज़्यादा रहा है। ये सेल ज़्यादा रही है, ये कास्ट ज़्यादा रही है, बिल तरतीब दोनों सालों में। अब स्टूडेंट देखें ये जो चेंज आ रही है ना ग्रास प्रॉफिट में 6,000, गौर के साथ देखा जाए तो बेसिकली इसके पीछे 2 फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक सेल और दूसरा जो स्टूडेंट्स फैक्टर है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा कास्ट ऑफ सेल्स या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सेल भी हम जानते हैं बखूबी कि 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, एक हमारी प्राइस और दूसरा जो फैक्टर है जिसके ऊपर हमारी सेल डिपेंड कर रही होती है दैट इज़ आवर क्वांटिटी। अगर प्राइस में भी थोड़ी सी चेंज हो जाए तो जाहिर बात है सेल चेंज होगी, क्वांटिटी भी थोड़ी सी चेंज हो जाए तो क्वांटिटी चेंज हो जाने की वजह से भी सेल चेंज होगी। फिर मैं बात को दोहरा देता हूँ, अगर तो हमारी सेल प्राइस चेंज हो जाती है, मसलन 1990 में थे 10 रुपये, 1991 में हम कर देते हैं 12 रुपये, जो ही 10 से 11 पे जाएगी या 12 पे जाएगी सेल चेंज हो जाएगी, और सेल चेंज होने की वजह से यकीनी बात है प्रॉफिट में चेंज आएगी। लास्ट महीने 10 से 11 हो या 12 हो, 10 से 9 भी हो सकती है, 10 से 8 भी हो सकती है। मसलन बताने का मतलब ये है कि चेंज हो गई है, चाहे वो पॉजिटिव चेंज है प्राइस में, चाहे वो नेगेटिव चेंज है, तो इसकी वजह से आपकी सेल में चेंज आएगी। सेल में चेंज आने की वजह से आपके प्रॉफिट में चेंज आएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर क्वांटिटी चेंज हो जाती है तो भी आपकी सेल चेंज होगी। मसलन 1990 में हमने बेचे 10,000 पीसेस, नहीं प्राइस हम चेंज करते वही रखते हैं, और 1991 में बेचते हैं 12,000, प्राइस नहीं चेंज हुई, प्राइस बिल्कुल सेम है 10 रुपये है, क्वांटिटी चेंज हो गई है, 10 से 12,000 पे चली गई है या 12 से 13 पे चली गई है, तो आपकी सेल चेंज होगी। सेल चेंज होने की वजह से आपका प्रॉफिट चेंज होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली प्रॉफिट में जो चेंज आ रही है, बज़ाहिर तो हमें ऐसा लग रहा है सेल की वजह से है, एक्चुअली वो सेल की वजह से नहीं, प्राइस की वजह से है। प्राइस की वजह से सेल चेंज हो रही है, क्वांटिटी की वजह से है, क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से सेल चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ बेसिकली जो पीछे फैक्टर इन्वॉल्व है ना, वो हमारी सेल प्राइस है और वो हमारी क्वांटिटी सोल्ड है। दूसरा जो फैक्टर है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में चेंज आ रही होती है, वो हमारा कास्ट है। कास्ट के चेंज हो जाने की वजह से भी प्रॉफिट चेंज हो जाता है। सेल ना चेंज हो, मसलन देखें ना, ₹1,00,000 की सेल है, सेल यही रहती है, लेकिन कास्ट चेंज हो जाती है, 88 से बढ़ के 90 पे चली जाती है, 88 से कम होके 80 पे आ जाती है। सेल इज द सेम, सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देर इज नो डिफरेंस इन सेल, बट देर इज अ डिफरेंस in cost of goods sold. That different can be positive और negative. ये different positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, और इसके चेंज होने की वजह से आपका प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। अब ये जो स्टूडेंट हमारी कास्ट है, जैसे सेल दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही थी, वैसे ही हमारी कास्ट भी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। एक हमारी कास्ट प्राइस है और दूसरा हमारा क्वांटिटी है, या वॉल्यूम का भी इसको नाम दिया जा सकता है। अगर स्टूडेंट हमारी कास्ट चेंज हो जाती है, मसलन पहले एक चीज़ हम खरीदते थे ₹8 की, अब वो 9 की हो जाती है, 10 की हो जाती है, 11 की हो जाती है, या 8 से कम होकर 7 पे आ जाती है, 6 पे आ जाती है, मसलन चेंज हो गई, तो कास्ट प्राइस चेंज होने की वजह से कास्ट ऑफ सेल चेंज होगी, कास्ट ऑफ सेल चेंज होने की वजह से हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम चेंज होगा। नंबर 2 पे कास्ट प्राइस में चेंज होती है स्टूडेंट्स, क्वांटिटी चेंज हो जाती है। क्वांटिटी चेंज होती है, कास्ट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। मसलन 10,000 पीसेस बेचे थे ना, कास्ट सेम है, 11 बिक गए हैं, 12 बिक गए हैं, 9 बिक गए हैं, 8 बिक गए हैं, यानी सादा लफ्ज़ों में 10 से ज़्यादा बिक गए हैं या कम बिक गए हैं। कास्ट प्राइस चेंज नहीं हो रही, तो आपकी कास्ट चेंज होगी, और कास्ट चेंज होने की वजह से स्टूडेंट्स हमारा प्रॉफिट चेंज होगा। देखें 88 था, 88 से चेंज होके 1,02,000 पे चली गई है। बेसिक फैक्टर क्या थे? कास्ट प्राइस थी, क्वांटिटी था, वॉल्यूम था। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि बेसिकली जो प्रॉफिट में चेंज आ रही होती है, हमें नज़र तो ये आ रहा होता है कि इसके पीछे बेसिक जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं वो सेल हैं और हमारी कास्ट है। बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स डिपेंड कर रही होती हैं, प्राइस पे और क्वांटिटी पे। अगर तो स्टूडेंट्स हमारा जो ग्रास प्रॉफिट है, उसमें बेसिकली चेंज आ रही है, लेकिन सेल प्राइस की वजह से है, तो देन चेंज को हम नाम देते हैं सेल प्राइस वेरिएंस का। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारा जो सबसे पहला वेरिएंस है ग्रास प्रॉफिट में, उसको हम नाम देंगे सेल प्राइस वेरिएंस का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि सेल प्राइस वेरिएंस जो है ना, एक्चुअली चीज़ क्या है। अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर के साथ देखें, अगर इस एग्जांपल को गौर के साथ देखा जाए तो हमारे पास दो प्राइसेस होंगी, एक 1990 की और एक 1991 की। और ये बात ज़हन में बैठा लें अभी से कि इन 2 सालों में से जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको बेसिकली 2 तरह का डाटा मिलेगा। एक 2 सालों का डाटा, 2 तरह का कह लें, 2 सालों का कह लें। एक लेटेस्ट ईयर का, एक ओल्डेस्ट ईयर का। लेटेस्ट ईयर जैसे हमारे एग्जांपल में 1991 है, ओल्डेस्ट 1990 है। तो जो लेटेस्ट ईयर होगा उसके डाटा को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, करंट कंसिडर करेंगे, एक्चुअल कंसिडर करेंगे, और जो ओल्डेस्ट डाटा होगा उसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कंसिडर करेंगे, बेस कंसिडर करेंगे। तो बताने का मतलब ये है कि आपको क्लियर हो जाए ज़रा चीज़ें, क्वेश्चन में बार बार ये रिपीट ना करनी पड़े। तो सेल प्राइस वेरिएंस स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या है, जो हमारी एक्चुअल प्राइसेस हैं या करंट ईयर प्राइसेस हैं, उनका स्टैंडर्ड ईयर, मैंने बताया ना ओल्डेस्ट ईयर जो होगा, जैसे हमारे एग्जांपल में 1990 है, इसकी प्राइस के साथ डिफरेंस है, किसकी बुनियाद पे, एक्चुअल क्वांटिटी की बुनियाद पे।
अगर तो स्टूडेंट एक्चुअल प्राइसेस ज़्यादा हैं तो वॉल्यूम फेवरेबल होगा, और अगर स्टैंडर्ड प्राइसेस ज़्यादा हैं तो वेरिएंस अनफेवरेबल होगा। तो इसको निकालने के लिए बाय डेफिनेशन हम फार्मूला लिखेंगे एक्चुअल प्राइस। ए स्टैंड फॉर एक्चुअल, पी स्टैंड फॉर प्राइस, माइनस एस पी, एस फॉर स्टैंडर्ड, पी फॉर प्राइस। एक्चुअल प्राइस का स्टैंडर्ड प्राइस के साथ फ़र्क है, किसकी बुनियाद पे? एक्चुअल क्वांटिटी की बुनियाद पे। अगर तो स्टूडेंट्स एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है तो वेरिएंस फेवरेबल है, और अगर स्टैंडर्ड प्राइस ज़्यादा है तो वेरिएंस अनफेवरेबल है। तो नीचे मैं एरो डाल के लिख देता हूँ, ये अगर स्टूडेंट ज़्यादा आएगी वेरिएंस फेवरेबल है, और ये अगर ज़्यादा आएगी तो वेरिएंस अनफेवरेबल है। और अभी से ये बात पल्ले बांध लें कि जितना सेल प्राइस ज़्यादा होगा एक्चुअल, जो सेल प्राइस वेरिएंस है फेवरेबल होगा। प्राइस का बढ़ना, सेल प्राइस का बढ़ना स्टूडेंट्स हमेशा बिजनेस के लिए फेवरेबल रहता है, और सेल प्राइस का कम होना बिजनेस के लिए हमेशा अनफेवरेबल रहता है। दूसरा जो स्टूडेंट फैक्टर है ना, जिसकी वजह से चेंज आ सकती है सेल में, और इन टर्न हमारा ग्रास प्रॉफिट चेंज होगा, दैट इज क्वांटिटी। अगर तो वेरिएशन आ रहा है प्योरली क्वांटिटी की वजह से, तो स्टूडेंट्स वेरिएंस को हम नाम देंगे क्वांटिटी वेरिएंस का, या इसके साथ ही स्लैश डाल के वॉल्यूम वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस कह लें, वॉल्यूम वेरिएंस कह लें, एक ही बात है। लें जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा नंबर 2 पे वेरिएंस। तो अब हमने देखना ये है कि क्वांटिटी स्लैश वॉल्यूम वेरिएंस बेसिकली शय क्या है। जैसे हमारे पास प्राइसेस स्टूडेंट्स दो इकसाम की थी, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास क्वांटिटी भी दो इकसाम की होगी, 1990 की, 1991 की। 1991 चूँकि हमारा एक्चुअल ईयर है, और 1990 हमारा चूँकि बेस ईयर है, स्टैंडर्ड ईयर है। तो हम फिर कह देंगे कि क्वांटिटी या वॉल्यूम वेरिएंस बेसिकली फ़र्क है एक्चुअल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, लेकिन किसकी बुनियाद पे? स्टैंडर्ड प्राइसेस की बुनियाद पे। अगर तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम फेवरेबल होगा। जितनी क्वांटिटी स्टूडेंट्स हमारी ज़्यादा सेल होगी, सेल वॉल्यूम वेरिएंस हमारा उतना फेवरेबल होगा। और अगर बेस ईयर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तो मतलब कम क्वांटिटी सेल हुई है, तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस हमेशा अनफेवरेबल रहेगा। इसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इन दोनों का डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। अगर तो स्टूडेंट्स हमारी एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम फेवरेबल रहेगा, और अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसे हमें बढ़ा लें, वेरिएंस हमेशा अनफेवरेबल रहेगा। तो सादा लफ्ज़ों में यूँ भी कहा जा सकता है कि सेल में जब हमारी एक्चुअल क्वांटिटी या प्राइस ज़्यादा होगी तो हमारे वेरिएंस फेवरेबल होंगे। और दूसरा स्टूडेंट्स करने के बाद तीसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से का जो है ना हमारा ग्रास प्रॉफिट चेंज हो सकता है, दैट इज़ कास्ट प्राइस। और अगर तो वेरिएशन प्योरली कास्ट प्राइस की वजह से आ रहा है तो स्टूडेंट्स हम वेरिएंस को नाम देंगे कास्ट प्राइस वेरिएंस का। तो तीसरा फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रास प्रॉफिट में जो वेरिएंस आ रहा है, दैट इज़ कास्ट प्राइस वेरिएंस। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स दो तरह की सेल प्राइसेस थी, बिल्कुल वैसे ही कास्ट प्राइसेस भी हमारे पास दो तरह की होंगी, एक एक्चुअल, एक बेस ईयर। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि कास्ट प्राइस वेरिएंस बेसिकली फ़र्क है एक्चुअल कास्ट प्राइस का स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस के साथ, लेकिन किसकी बुनियाद पे? एक्चुअल क्वांटिटी की बुनियाद पे। अगर तो हमारी एक्चुअल कास्ट प्राइस ज़्यादा है, वेरिएंस अनफेवरेबल होगा, और अगर स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस ज़्यादा है तो वेरिएंस अनफेवरेबल होगा। और ये बात पल्ले बांध लें, कास्ट प्राइस के जितने भी वेरिएंसी स्टूडेंट्स सॉरी जो एक्चुअल हैं रेट्स वो ज़्यादा रहेंगे, उतना हमारे लिए अनफेवरेबल रहेगा। कास्ट का बढ़ना अनफेवरेबल है, और सेल का कम होना, ये बात पल्ले बांध लें। सेल प्राइस का ज़्यादा होना, क्वांटिटी ज़्यादा सेल होना, ये फेवरेबल है। यूँ कह लें कि सेल में एक्चुअल का बढ़ना फेवरेबल है, और कास्ट में एक्चुअल का बढ़ना अनफेवरेबल रहेगा। तो अगर तो एक्चुअल कास्ट प्राइस ज़्यादा है तो वह वेरिएंस अनफेवरेबल होगा, और अगर स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस ज़्यादा है तो वेरिएंस फेवरेबल रहेगा।
इसको निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ACP स्टैंड फॉर एक्चुअल कास्ट प्राइस माइनस SCP स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। अगर तो एक्चुअल कास्ट प्राइस ज़्यादा है, अनफेवरेबल है, और अगर स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स वेरिएंस अनफेवरेबल रहेगा। देख लें बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, इधर स्टैंडर्ड कम थी, सॉरी ज़्यादा थी, अनफेवरेबल था, और इधर स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो फेवरेबल है। और चौथा जो स्टूडेंट्स हमारे पास वेरिएंस का रीज़न है ना, दैट इज़ क्वांटिटी। अगर तो प्योरली वेरिएशन क्वांटिटी की वजह से आ रहा है तो वेरिएंस को हम नाम दे देंगे वॉल्यूम वेरिएंस का, या फिर स्टूडेंट्स हम इसको नाम दे सकते हैं क्वांटिटी वेरिएंस का। अब क्वांटिटी वेरिएंस क्या है, जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ फ़र्क है, लेकिन किसकी बुनियाद पे, स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस की बुनियाद पे। अगर तो एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा है तो वेरिएंस अनफेवरेबल है, और अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़्यादा है तो वेरिएंस फेवरेबल है। इसको निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसके लिए बेस क्या ली जाएगी, स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस। अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स हम वेरिएंस को अनफेवरेबल का नाम देंगे, और अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर वेरिएंस को हम क्या करेंगे, फेवरेबल का नाम देंगे। अब यहाँ तक देखें स्टूडेंट्स, हमने ना 4 वेरिएंसेस निकाले हैं, सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम, कास्ट प्राइस, कास्ट वॉल्यूम। अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट पड़ जाता है कि शायद ये वेरिएंसेस हमने गलत निकाले हैं या गलती हो चुकी है हमसे, तो हम इनको फ़ौरन चेक कर सकते हैं। कैसे, इन चारों वेरिएंसेस को आप जमा कर लें, सेल प्राइस को, सेल वॉल्यूम को, कास्ट प्राइस को, कास्ट वॉल्यूम को, इनको जमा कर लें तो इनका मजमुआ जो है ना इस चेंज के बराबर आएगा। अगर इन चारों को जमा करने के बाद मजमुआ इसके बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है देयर इज़ अ मिस्टेक। अगर इसके बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है ऑल इज़ वेल। तो यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ, सेल प्राइस वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, कास्ट प्राइस वेरिएंस, कास्ट वॉल्यूम वेरिएंस, इनका जो सम आएगा वो चेंज के बराबर आएगा। अगर तो चेंज पॉजिटिव है तो भी उसके बराबर आ जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो भी उसके बराबर आ जाएगा। अगर बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पे 6000 है, इन चारों को जमा करके यहाँ 6000 आ जाए तो इसका मतलब है हमने वेरिएंसेस बिल्कुल सही निकाले हैं। अदरवाइज समझ जाएं कि हमने वेरिएंसेस गलत निकाले हैं। तो अगर गलती होगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी करेक्शन कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो 2 वेरिएंसेस है ना, उनमें जो सबसे पहला वेरिएंस है उसको हम नाम देंगे सेल मिक्स वेरिएंस का। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है कि जब भी हमने सेल मिक्स वेरिएंस निकालना है ना, तो उससे पहले हमने क्या करना है, एवरेज ग्रास प्रॉफिट निकालना है। अब ये जो एवरेज ग्रास प्रॉफिट है ना, ये सबसे पहली बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये हमेशा किसका निकाला जाएगा, स्टैंडर्ड ईयर का, बेस ईयर का। ये मैं साथ दर्ज कर रहा हूँ। क्यों हमने इसको निकालना है, क्योंकि इसकी हमें अशद ज़रूरत पेश आती है जब हम सेल मिक्स और फाइनल वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं। एवरेज ग्रास प्रॉफिट हमेशा स्टैंडर्ड ईयर का निकाला जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेरिएंसेस में इस्तेमाल होना है। ना निकालें यहाँ पे, बाद में भी हमने निकालना है, यानी निकलना ज़रूर है, जो मर्जी हो जाए। तो इस वजह से पहले चारों वेरिएंसेस जिनमें 2 प्राइस वेरिएंस थे, 2 वॉल्यूम वेरिएंस थे, निकालने के बाद हम साथ ही एवरेज निकाल कर रख लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो टोटल स्टैंडर्ड ग्रास प्रॉफिट होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, टोटल मिक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारी मिक्स क्वांटिटी होगी उसके साथ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज निकालने के बाद नेक्स्ट जो वेरिएंस निकलेगा दैट इज़ सेल मिक्स वेरिएंस। अब इस ये बात हमें बैठा लें कि सेल मिक्स वेरिएंस हमने हमेशा तब निकालना है जब आप प्रोडक्ट मिक्स सेल करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट मिक्स सेल नहीं करते, आप सेल मिक्स वेरिएंस निकालते हैं, तो ये ज़ीरो के बराबर आएगा। ये बात पल्ले बांधे अच्छी तरह से।
जब भी आप मिक्स सेल करेंगे तो ये वेरिएंस आएगा, अगर मिक्स सेल नहीं कर रहे, निकाल भी लेंगे तो ये ज़ीरो के बराबर आएगा। इस वजह से जहाँ पे मिक्स सेल नहीं हो रहा होता वहाँ पे हम नॉर्मली सेल मिक्स वेरिएंस नहीं निकालते, हमें पता होता है ऑलरेडी कि ये किसके बराबर आना है, ज़ीरो के। सेल मिक्स वेरिएंस क्या है? जो हमारा एक्चुअल मिक्स मिक्स है उसका स्टैंडर्ड मिक्स के साथ फ़र्क है। अगर तो एक्चुअल मिक्स ज़्यादा है डेफिनेटली वेरिएंस फेवरेबल है, और अगर स्टैंडर्ड मिक्स ज़्यादा है तो डेफिनेटली वेरिएंस हमारा अनफेवरेबल है। इसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम हमेशा दो स्टेप फॉलो करते हैं। नंबर एक पे हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्चुअल सेल है ना इसको मैच करेंगे, बल्कि एक्चुअल सेल मिक्स जो है, एक्चुअल सेल मिक्स, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है रेट कौन से लेंगे, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ एट स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल सेल मिक्स एट स्टैंडर्ड प्राइस। और ये कौन सी प्राइस लेंगे, सेल प्राइस लेंगे, क्योंकि सेल निकाल रहे हैं। इसको स्टूडेंट्स मैच किया जाएगा एक्चुअल कास्ट के साथ, लेकिन एक्चुअल कास्ट और किसकी ली जाएगी, मिक्स की, और रेट कौन सा लिया जाएगा, स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस वाला। ठीक होगी बात। जब हम एक्चुअल सेल मिक्स को, लेकिन रेट कौन सा लिया जाएगा, स्टैंडर्ड सेल का, मैच करेंगे ना एक्चुअल कास्ट के साथ, लेकिन इसका रेट कौन सा लिया जाएगा, स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस का, तो हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, ये ग्रास प्रॉफिट हमारे पास कौन सा आएगा, एट स्टैंडर्ड रेट वाला, क्योंकि रेट स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, सेल एक्चुअल है, कास्ट एक्चुअल है, प्राइस स्टैंडर्ड है, कास्ट प्राइस भी स्टैंडर्ड है, यानी सेल प्राइस भी स्टैंडर्ड है, कास्ट प्राइस भी स्टैंडर्ड है। क्वांटिटी दोनों केसेस में देखें एक्चुअल आ रही है। तो जब आप सेल में से कास्ट माइनस करते हैं तो बेसिकली क्या बचता है, ग्रास प्रॉफिट। लेकिन प्राइस कौन सी है, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट मैंने दर्ज कर दिया है। ये होगा हमारा स्टेप नंबर एक। तो नंबर दो पे फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल ग्रास प्रॉफिट है ना, लेकिन रेट कौन सा लिया जाएगा, एवरेज, ये जो ऊपर निकाला था, एट एवरेज रेट। इसको स्टूडेंट्स मैच करेंगे ग्रास प्रॉफिट के साथ। अगर तो ग्रास प्रॉफिट ज़्यादा है तो ये वेरिएंस हमारा फेवरेबल होगा, और अगर एवरेज रेट वाला ग्रास प्रॉफिट ज़्यादा है तो फिर स्टूडेंट्स ये हमारा होगा अनफेवरेबल। नंबर एक पे हमने क्या करना है, जो एक्चुअल सेल मिक्स है ना स्टैंडर्ड सेल प्राइस पे, इसको स्टूडेंट्स मैच करना है एक्चुअल कास्ट मिक्स के साथ, लेकिन कास्ट का भी प्राइस कौन सा लेंगे, स्टैंडर्ड। हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट वाला। इसको स्टूडेंट्स डिफरेंस का भी नाम दिया जा सकता है, बुक्स में शायद डिफरेंस के नाम के साथ उसने लिखा हो, डिफरेंस। इसमें से स्टूडेंट फिर लेस कर देंगे, या इसको मैच किया जाएगा एक्चुअल ग्रास प्रॉफिट के साथ, लेकिन रेट कौन सा लेना, ग्रास प्रॉफिट का एवरेज, ये जो ऊपर निकाला हुआ है। अगर तो डिफरेंस ज़्यादा है वेरिएंस फेवरेबल है, और अगर ये एवरेज ज़्यादा है तो फिर डिफरेंस अनफेवरेबल कहलाएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा सेल मिक्स वेरिएंस जो है ना फाइंड आउट हो जाएगा। अब लास्ट पे जो हमारा वेरिएंस है उसको हम नाम देंगे फाइनल वॉल्यूम वेरिएंस का। नाम से स्टूडेंट्स पता चल जाना चाहिए कि हमारे वॉल्यूम का जो आखिरी एनालिसिस है या आखिरी वेरिएंस है, द लास्ट वेरिएंस ऑफ वॉल्यूम, द लास्ट फाइनल किसको कहते हैं, आखिरी को, जिसके बाद कोई ना हो। तो फाइनल वॉल्यूम वेरिएंस नाम से आपको समझ आना चाहिए। जैसे पढ़ते हैं ना फाइनल अकाउंट, क्यों फाइनल अकाउंट का नाम दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई अकाउंट बनते ही नहीं, तो उन अकाउंट्स को नाम दे देते हैं फाइनल अकाउंट का। तो इस वेरिएंस के बाद भी वॉल्यूम का वेरिएंस निकलता ही नहीं, तो इस वजह से इस वेरिएंस को हम नाम देते हैं फाइनल वॉल्यूम वेरिएंस का। फाइनल वॉल्यूम वेरिएंस स्टूडेंट्स क्या है, हमारा जो ग्रास प्रॉफिट है ना, लेकिन किस रेट पे, एवरेज रेट पे। जो हमारा एक्चुअल ग्रास प्रॉफिट है लेकिन रेट कौन सा है, एक्चुअल, सॉरी एवरेज, इसका जो स्टैंडर्ड ग्रास प्रॉफिट है उसके साथ जो फ़र्क है, इस फ़र्क को हम नाम देते हैं फाइनल वॉल्यूम वेरिएंस का। अगर तो एवरेज ग्रास प्रॉफिट ज़्यादा है, फेवरेबल है, और अगर बजट ज़्यादा है तो अनफेवरेबल है। इसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला दर्ज करेंगे बाय डेफिनेशन, एक्चुअल ग्रास प्रॉफिट, लेकिन रेट कौन सा लेंगे, एवरेज, एट
एवरेज ग्रास प्रॉफिट रेट या एवरेज रेट लिख लें, और इसको किसके साथ मैच किया जाएगा, स्टैंडर्ड ग्रास प्रॉफिट के साथ। ये लें जी, स्टैंडर्ड ग्रास प्रॉफिट। अगर ये ज़्यादा है तो वेरिएंस को फेवरेबल का नाम देंगे, और अगर ये ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स वेरिएंस को फिर हम क्या करेंगे, अनफेवरेबल का नाम देंगे। ये मैंने मार्क कर दिया सिंगल टिक, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है तो फेवरेबल है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो फिर वेरिएंस अनफेवरेबल है। अब स्टूडेंट्स ये दोनों वेरिएंसेस हम निकाल लेते हैं। डाउट पड़ रहा है कि ये शायद हमने गलत निकाले हैं, तो इनको अब चेक कर सकते हैं। कैसे चेक किया जाएगा, ये स्टूडेंट्स जो सेल मिक्स वेरिएंस है और जो फाइनल वॉल्यूम वेरिएंस है, इन दोनों को जमा कर लें, नेट वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर आएगा। अब नेट वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सामने दर्ज कर देता हूँ, NVV स्टैंड फॉर नेट वॉल्यूम वेरिएंस। अब ये कैसे निकाला जाएगा, NVV नेट वॉल्यूम वेरिएंस, दिस इज सेल मिक्स वेरिएंस, फाइनल वॉल्यूम वेरिएंस। नेट वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा स्टूडेंट्स, जो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है ना, इसको जो कास्ट वॉल्यूम वेरिएंस है इसको सम कर लेंगे, सम कह लें, इनका फ़र्क ले लें, एक ही बात है। ठीक होगी बात, इन दोनों को सम कर लेंगे तो नेट वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। मैं क्यों सम कह रहा हूँ, क्योंकि एक हो सकता है फेवरेबल हो, एक अनफेवरेबल हो ना, सब जमा ही निकल फ़र्क आएगा, फ़र्क कह लें, सम कर लें, बात एक ही है। तो नेट वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर आ जाएगा। ये दोनों आपस में एग्री कर जाएं तो समझ जाएं कि ये दोनों वेरिएंस हमने सही निकाले हैं, और अगर ये दोनों वेरिएंस आपस में मैच ना करें तो समझ जाएं कि हमने किसी जगह पे मिस्टेक की है। तो ये स्टूडेंट हमारे थे फार्मूलाज जो हमने इस्तेमाल करने हैं ग्रास प्रॉफिट एनालिसिस में। इनको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें। अगर कोई मसला है, बात आपके जहन में नहीं बैठ सकी, समझ नहीं आ सकी, तो फ़ौरन समझ लें। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे, तो जो कि कमी पेशी रह गई हुई तो वो आपको उम्मीद है एक्सरसाइज के दौरान क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई बात है आपके जहन में क्लियर नहीं हो सकी तो फ़ौरन मेरे साथ शेयर करें। अदरवाइज़ कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।